ऑड नंबर के पैटर्न को लिखना बहुत आसान है, बट अगर मैं आपको बोलूं कि क्या आप 1 से स्टार्ट करके 100वां 100th ऑड नंबर लिख सकते हो बिना पैटर्न को पूरा लिखे? समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि 1 3 5 7 9 ऐसे नहीं लिखते हुए डायरेक्टली आप मुझे 100वां 100th ऑड नंबर टर्म बता सकते हो क्या? तो यहां पे ना आपको थोड़ी मुश्किल जाएगी, और इसी मुश्किल को, इसी टाइप की मुश्किल को सॉल्व करने के लिए ये लेक्चर आपके काम आने वाला है। बच्चों इस पैटर्न को ना ध्यान से देखो। ये स्टेज 1 में एक ब्लॉक रखा है, मैंने एक स्क्वायर रखा है। स्टेज 2 में मैंने 3 रख दिया। स्टेज 3 में मैंने कितने रखा है? 5 रखा है। और स्टेज 4 में मैंने कितने रखा है? देखो ध्यान से, 7 रखा है। ठीक है, तो ये पैटर्न आपने नोट कर लिया अच्छे से। देखो ये यहां पे 1 था, यहां पे टोटल कितने ब्लॉक्स हैं हमारे पास? 3। यहां पे कितने हमारे पास हैं? 5। और यहां पे कितने हैं? 7। तो ये आपको समझ में तो आ रहा है कि हाँ जी ये ऑड नंबर तो है। ठीक है, इस तरीके से आप लिखते चल जाओगे। ये सारे ऑड नंबर हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट अगर मैं आपको एक जनरल पैटर्न लिखने के लिए बोलूं तो क्या आप लिख पाओगे? मैं बताता हूं कि क्या करना है। देखो, अगर ये आपका पहला फर्स्ट अगर टर्म था तो आपने क्या लिखा? 1 लिखा। अगर हमारे पास सेकंड टर्म आया, टर्म समझ रहे हो ना, मैं इसको बोल रहा हूं, ये जो स्टेज 2 लिखे हो ना, इसको मैं सेकंड टर्म बोल रहा हूं। तो आपने क्या लिखा है यहां पे? तो मैं बोल रहा हूं कि आपने लिखा है, जनरल पैटर्न लिखने के पहले ना मैं चलता हूं आपको लेके थिंक एंड रिफ्लेक्ट पे। वो खुद ही आपसे पूछेगा कि जनरल टर्म्स क्या रहेंगे वगैरह वगैरह। तो आओ यहां पे दिखाता हूं। थिंक एंड रिफ्लेक्ट क्या बोलता है कि यूजिंग द एक्सप्रेशन 2n-1 can you find out how many tiles will be there in 15th stage and 26th stage of the pattern, and also which stage will contain 21 tiles and 47 tiles? बोलता है ना कि देखो मैं आपको एक एक्सप्रेशन दे देता हूं, आपको नहीं ढूंढना है। ठीक है, आपको एक एक्सप्रेशन उन्होंने दे दिया। क्या है वो एक्सप्रेशन? बोलता है कि एक्सप्रेशन है 2n-1। 2n-1 मतलब समझ रहे हो ना, जैसे अगर मान लो ये जनरल टर्म है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि जनरल टर्म। तो अगर आप इसी जनरल टर्म में ना वैल्यू पुट करते जाओगे ना तो आपको मिलते चल जाएगा। जैसे याद है आपको फर्स्ट जो वहां पे ब्लॉक्स दिया हुआ था या स्टेज लिखा हुआ था ना, तो मैं लिख देता हूं फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या करना ना, 2n के जगह पे 1 पुट कर देना। तो देखो क्या आ गया? 1 आ गया कि नहीं? अगर आप सेकेंड स्टेज पे बात करो तो मैं क्या करूंगा? 2 इंटू एन के जगह पे 2 पुट कर रहा हूं, तो कितना आ गया? 3। और आपको याद है सेकेंड स्टेज में 3 तो थे। देखो यहां पे सेकेंड स्टेज में 3 ब्लॉक्स थे। स्टेज 3 की बात कर लूं, देखो थर्ड स्टेज पे याद है आपके पास 5 थे। देखते हैं कि फॉर्मूला से आता है कि नहीं। 2 इंटू 3-1। 3 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि थर्ड स्टेज है ना, एन की जगह पे 3 पुट किया, तो ये आ गया 5। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये फॉर्मूला, ये जो जनरल फॉर्मूला है जिसको जनरल टर्म बोल रहा हूं मैं, इससे सारे के सारे हमारे स्टेजेज वाले जो नंबर थे, मतलब सारे के सारे टर्म्स थे, वो फाइंड किए जा सकते हैं। क्लियर? अब आपको क्या बोलता है कि भाई यही फॉर्मूला यूज करके, ये जो जनरल टर्म वाला फॉर्मूला है, इसको यूज करके क्या आप हमको 15वां स्टेज का बता सकते हो? तो मैं लिख देता हूं यहां पे 15th स्टेज के लिए आप क्या करोगे ना, आप यहां पे 2 इंटू 15-1 करोगे, तो कितना आ जाएगा? 30-1, ये होता है कितना? 29। क्लियर? तो ये हो गया 15th स्टेज का। फिर आपसे बोलता है कि भाई 26th स्टेज का भी बता दो। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू 26-1, 26 टू जा कितना होता है? 52। -1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 51। तो ये 26वां स्टेज भी आपको मिल गया, 26 स्टेज इसको बोल रहा है। अब क्या बोलता है कि विच स्टेज विल कंटेन 21 टाइल्स। तो हमें नहीं पता कि कौन सा स्टेज होगा, तो हम क्या लिखेंगे ना कि 2n-1 इज इक्वल टू 21, और n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपनी को। तो 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21 प्लस 1 कितना हो गया? 22। सो 2n इज इक्वल टू 22, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 22/2, जिसको हम क्या बोलते हैं? 11। क्लियर यहां तक? तो ये जो 21 टाइल वाला था, जिसमें कि 21 टाइल आते हैं, वो कौन सा स्टेज था? वो था अपना 11वां स्टेज। अगला क्या बोलता है ना कि हमको बताओ कि 47 टाइल्स किस में होंगे। वो जो छोटे छोटे स्क्वायर थे ना, उसको टाइल्स बोला हुआ है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 2n-1 इज इक्वल टू कितना? 47। सो यहां पे 2n इज इक्वल टू नाउ 47 प्लस 1, ये कितना हो जाता है? 48। सो 2n इज इक्वल टू कितना? 48। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48/2, जिसको हम क्या बोलते हैं? 24। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 24।
मतलब जनरल टर्म बड़ा काम का है ना। अब इतना सोचना नहीं पड़ रहा है अपने को एक एक करके, हम लोग को एक जनरल टर्म मिल जाता है, हम आसानी से वहां पे वैल्यू पुट करते हैं और फाइंड करते हैं नंबर्स, है ना। बट समटाइम्स ना ये जनरल टर्म फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। यहां पे तो इस एक्सप्रेशन में तो आपको दे दिया था कि ये रहा जनरल टर्म, बट आगे के क्वेश्चंस में ना आपको बोलेगा जनरल टर्म आप खुद फाइंड करो, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसका नाम है एग्जांपल नंबर 7। इसमें बोला हुआ है कि बेला हैज 100 रुपीज फॉर पॉकेट मनी। पॉकेट मनी के लिए बेला के पास 100 रुपए है और वो हर दिन क्या करती है, 5 रुपए खर्च करती है, ठीक है। तो बोलता है कि बताओ कितने दिन के बाद उसके पास मात्र 40 रुपए बचेगा। ओके, तो देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट डे में कितना रुपया खर्च करेगी, फर्स्ट डे में 5 रुपए, सेकेंड डे में कितना खर्च करेगी, मतलब जो 2 दिन हो चुका होगा, 2 डेज लिख देता हूं, सेकेंड नहीं 2 डेज, 2 डेज में कितना रुपया खर्च हो जाएगा, तो 5 + 5 मतलब 5 × 2, 3 दिन में कितना खर्च होगा, तो आप बोलोगे 5 × 3, 5 × 3 = 15 रुपीज। तो मैं बोल रहा हूं nth डेज में कितना खर्च होगा, तो आप क्या बोलोगे 5 × n मतलब क्या हो गया 5n। 5n nth डे में, nth डे मतलब हो गया किसी दिन, ठीक है, 10वां 20वां 25वां कोई भी दिन में जाके उसने कितना खर्च किया है nth डे में, 5 × n। तो 100 में से अगर उसने 5n खर्च कर दिया तो उसके बाद बचा कितना है, 40 रुपए। तो क्या आप यहां से n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, देखो तो 40 माइनस यहां पे हो जाएगा 100, ये हो जाता है 60 माइनस 60 और यहां पे आ गया 5n, माइनस माइनस कैंसिल, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/5 जिसको हम बोलते हैं 12, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12। तो ये तो हो गया इसका आंसर भाई। अब देखते हैं थिंक एंड रिफ्लेक्ट यहां पे क्या पूछता है आपसे। अब देखो थिंक एंड रिफ्लेक्ट आपसे बोला हुआ है कि व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट ऑन 15th डे, 15वां दिन जो है उसके पास कितना रुपया बचेगा। तो मैं बोल रहा हूं कि देखो उसके पास सेविंग कैसे आती है, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं कि अमाउंट सेव्ड इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल अमाउंट, टी अमाउंट मतलब हो गया टोटल अमाउंट माइनस जो भी उसने स्पेंड किया है, ठीक है। तो ये करना है अपने को। तो टोटल अमाउंट था कितना भाई, 100 रुपए थे। अमाउंट उसने कितना स्पेंड किया है, तो हम बोलते हैं ये इन जनरल डे मतलब nth डे में उसने कितना अमाउंट खर्च किया है, 5n, और n की वैल्यू तो अपने को पता है कि 15वां दिन की बात चल रही है। तो आप क्या लिखोगे 100 - 5 × 15, 15 5 जा क्या होता है 75, तो 100 - 75 कितना आ गया 25 रुपए उसके पास 15वां दिन बचेगा। यहां तक ठीक है। यहां पे इसका सेकंड पार्ट भी है, बोलता है कि हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द एंटायर अमाउंट टू बी स्पेंड, सारा का सारा पैसा खर्च करना है, ठीक है। तो यहां पे फिर से मैं लिख रहा हूं कि अमाउंट सेव्ड, तो यहां पे 0 हो गया भाई, सारा पैसा खर्च कर देनी है। और अमाउंट सेव्ड का फॉर्मूला क्या होता था याद है, टी अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट माइनस जो भी आपने खर्च किया, और टोटल अमाउंट माइनस जो तुमने खर्च किया वो तो 0 हो गया, मतलब कोई सेविंग नहीं है। तो टोटल अमाउंट था कितना 100, और हमको नहीं पता कि वो कितना दिन में अमाउंट स्पेंड हुआ है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे ना यहाँ पे कि 5 × n, n दिन में मान लो ये खर्च हो चुका, तो क्या आप लिख सकते हो -5n = -100। सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/5, कितना होता है ये 20, मतलब 20 डेज में, ठीक है, इन 20 डेज शी विल स्पेंड ऑल अमाउंट, ठीक है, पूरा का पूरा अमाउंट ये खर्च कर चुकी होगी 20 दिन में, ठीक है, 5-5 रुपए के हिसाब से। तो देख रहे हो क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग है ना, कि लग रहा है कि मतलब रियल लाइफ एग्जांपल की बात चल रही है कि भाई 5 रुपया मिला, 100 रुपया मिला है तुम्हें, बताओ कितने दिन में तुम 5-5 रुपया करके खर्च कर दोगे, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगेन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बोलता है कि एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट एट 25 रुपीज एंड रिमेन द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर, then it increases by 15 rupees per kilometer, what will be the fare for a travel of 10 kilometer। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है कि ऑटो रिक्शा है 25 रुपए, देखो 25 रुपए यहां पे लिखते चलता हूं, 25 रुपए होता है फॉर 2 किलोमीटर्स, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बोला है कि 15 रुपए फॉर ईच किलोमीटर, ठीक है, हर एक किलोमीटर के लिए 15 रुपया लगेगा। उसके बाद तो बोलता है 10 किलोमीटर के लिए कितना रुपया खर्च होगा। तो सोचो कि 2 किलोमीटर के लिए तो उसको 25 रुपया ही लगेगा, क्योंकि पहला 2 किलोमीटर तो फिक्स था कि भाई 25 रुपया लगेंगे।
अब बचा कितना, 10 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर जा चुके हो, तो 8 किलोमीटर के लिए कितना रुपया खर्च होगा? तो आप बोलोगे 15 रुपए के हिसाब से 8 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 15 8 जा कितना होता है? 15 8 जा 120 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कैसे मिलेगा? देखो टोटल अमाउंट जो हो गया, ये हो गया 25 रुपए तो लगेंगे ही, प्लस 15 इंटू 8 लगा। हालांकि 15 इंटू 8 हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये है 120, यहां पे कितना आ गया? 25। सो ये आंसर अपना आ जाएगा 145 रुपीज। ठीक है, तो ये था एक आसान सा सवाल, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो मजा आ रहा है सॉल्व करने में। लेकिन क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं होता है, आपसे फिर से थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाली बात आ जाती है। बोलता है कि बताओ कितना किलोमीटर उसने गया ताकि उसको 130 रुपीज पे करना पड़ा है। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि लेट ही गोज n किलोमीटर्स। ठीक है, तो n किलोमीटर का किराया देख लेते हैं कितना होता है। तो देखो पहले तो 25 रुपया लगेंगे तुम्हें फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर। अब कितना किलोमीटर बचा होगा? समझ रहे हो ना, n किलोमीटर जाना था, जिसमें 2 किलोमीटर तुम जा चुके 25 रुपए में, तो अब तुमको जाना है n-2 ही ना, और उसका किराया कितना है? 15 रुपए के हिसाब से इतना रुपया लगेगा, और ये सब मिला के तुमने पे कितना किया है? 130 रुपीज। तो यहां से ना n की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं मैं। ये कितना आ गया? 15, यहां पे आ गया 130 माइनस 25, तो ये कितना आ जाएगा? 105, और यहां पे आ गया n-2, यहां पे है 15। हाँ, तो यहां तक समझ में आ गया आपको? इससे 25 मैंने जाके उधर माइनस कर लिया है ना। तो अब कितना आ जाएगा? देखो 5 से करोगे ना, तो चलो इसको ना उधर लेके चल जाते हैं पहले। n-2 इज इक्वल टू 105 अपॉन 15, तो कितना आ जाएगा? 15 6 जा 90, और 15 7 जा 105, तो यहां पे आ गया 7। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना? 7 प्लस 2, ये कितना आ गया? 9। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 9। मतलब 9 किलोमीटर उसको जाना था, और 9 किलोमीटर के लिए उसने कितना पे किया हुआ है? 130 रुपीज। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए, बट एक दो चीजें क्या आपने यहां पे नोट किया? नोट करने वाली क्या बात थी ना, कि जितने भी लीनियर एक्सप्रेशन होते हैं, मैं लिख देता हूं कि जितने भी लीनियर एक्सप्रेशंस होते हैं, उन सब में जानते हो एक कॉमन बात क्या है? कि कभी भी कंजिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है ना, वो सेम आता है। जैसे याद है आपको पहला वाला एग्जांपल जिसमें मैंने ऑड नंबर बताया था, 1 था, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे ही चल रहा था ना वो। तो इन सब में ना देखो डिफरेंस कंजिक्यूटिव नंबर का देखना है, मतलब एक पहले और से जस्ट आगे वाला। यहां पे कितना आ रहा है डिफरेंस? 2। यहां पे भी डिफरेंस कितना है? 2। यहां पे भी डिफरेंस कितना है? 2 का ही है। तो ये जो लीनियर एक्सप्रेशन होते हैं ना, उन सब में जो कॉमन डिफरेंस जो होता है ना, वो कॉमन होता है। और जानते हो ये जो एक एक्सप्रेशन है या एक बहुत सारे सीक्वेंस है, नंबर्स हैं, उन सब नंबर्स में अगर सब जगह पे डिफरेंसेज सेम आए ना, तो उसको एक नया नाम भी बोला जाता है, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, नाम लिख दो यहां पे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ना, ये आपको पढ़ना है इसी क्लास 9th में ही, वो भी 8th चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में ना इसके बारे में खूब चर्चा होगी। ठीक है, वहां पे हर जगह एपी एपी चल रहा होगा, तो वहां पे आप समझ जाना कि हम लोग ये चीज चर्चा पहले भी किए हुए हैं। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि कॉन्सेप्ट को समझाने में ना टाइम लगता है, वीडियो लंबी हो सकती है, बट पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा के दूंगा, ये बात की गारंटी है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहो पेशेंस के साथ। मतलब जैसे आप स्टूडेंट हो ना और पढ़ाई करने के लिए आए हैं, तो ये रील स्क्रॉल करने तो नहीं आए हो डेफिनेटली, है ना। तो यहां पे जरूरी है कि भाई कंसंट्रेशन के साथ बैठे, पेपर पेन लेके बैठो और सॉल्व करो मेरे साथ। ठीक है, आपको मजा आएगा, जिस तरीके से पढ़ाई में मजा आना चाहिए उस तरीके से मजा डेफिनेटली आएगा। अब एक्सरसाइज सेट 2.3 पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि अ स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग अकाउंट, शी गेट 150 रुपीज एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। ठीक है, और बोलता है कि बताओ उसको पहले महीने में कितना, पहले महीने के आखिरी में कितना रुपया होगा। उसके बाद फिर आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, और उसके बाद फिर बताना है कि उसके पास nth मंथ में कितना रुपया जमा हो जाएगा। समझ लो ना, ये सेविंग अकाउंट है, स्टूडेंट का है, 500 रुपया पापा देके भेज दिए होंगे, और बोल रहे होंगे कि चलो भैया 150 रुपया तुमको नाश्ता पानी के लिए भेजते रहेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है ना कि देखो फर्स्ट मंथ में क्या हुआ, फर्स्ट मंथ में उसके पास था 500 रुपए। सेकेंड मंथ में बताओ, सेकेंड मंथ में कितना हो जाएगा? पता है ना क्या हुआ कि 500 रुपया था ही और 150 रुपया उसको भेज दिया गया। फिर अगले महीने में क्या हुआ? ठीक है, थर्ड मंथ में देखो क्या हुआ। थर्ड मंथ में हमारे पास ना 500 प्लस
500 150 और प्लस एक बार और 150, मतलब समझ लो ना 2 बार 150 ऐड होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे उसके पास 650 हो चुके थे ना, अगली बार जब 150 रुपया आएगा तो उसके पास कितने आ जाएंगे? 800 रुपया हो जाएंगे। तो उसी को मैं ऐसे लिखा हूं कि 500 प्लस 2 बार 150 रुपया जुड़ा है उसमें, ठीक है। तो अगर मैं तीसरा महीना बोलता हूं तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो। अगर मैं सोचो चौथा महीना बोला होता ना, तो आप यहां पे क्या करते? एक कम से मल्टीप्लाई करते हो, याद है? देखो 3 था यहां पे तो तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया 150 को, तो यहां पे 4 है तो क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे। और सोचो अगर ये n मंथ होता, nth मंथ होता तो क्या करते? हम यहां पे 500 लिखते और यहां पे n-1 लिख देता मैं। समझ लो ना n-1 कैसे लिखता? क्योंकि जो भी मैं यहां पे लिखता हूं उससे एक कम लिखते हो, तो यहां पे n लिखा है मैंने, तो आप यहां पे लिखोगे ना n-1, यही चीज मैंने लिखा है। तो इसको अगर तुम सॉल्व करो तो कितना आता है? देखो 500 प्लस 150 n-150, तो यहां से कितना आ जाएगा? ये 500 में से 150 माइनस होगा ना तो बचेगा 350, और यहां पे कितना आ गया? 150 n, ठीक है। तो ये आ गया अपना nth मंथ में उसके पास टोटल कितना रुपया जमा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं उन्होंने पूछा क्या क्या था। बोलता है हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। सेकेंड मंथ ऑनवर्ड के पास बाद में उसके पास कितने कितने रुपए हो रहे थे, याद है? देखो यहां पे जोड़ के लिख देता हूं, 650 रुपए, फिर यहां पे 300 हो गया तो 800 रुपए, फिर यहां पे 950 रुपए, ठीक है। इसी तरीके से चल रहा था। फिर बोलता है कि फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन nth मंथ। तो हमने यहां पे nth मंथ वाला यहां पे कैलकुलेट कर लिया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझा देता हूं और उसके बाद कोशिश करना कि तुम खुद से सॉल्व करो, ठीक है। और कमेंट करना मेरे को कि अगर आपने मेरे से पहले सॉल्व कर लिया हो तो, या फिर वीडियो को रोक के खुद से सॉल्व किया हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो अब मैं समझा देता हूं क्वेश्चन है क्या। बोलता है एक रैली है जो 120 लोगों से स्टार्ट हुई है, ठीक है। 120 लोग ने स्टार्ट किया था रैली, तो पहले आवर में तो क्या हुआ? 120 लोग थे। फिर बोलता है ना हर एक घंटे 9 लोग कम होते जा रहे हैं, तो अगले एक घंटे में, मतलब आफ्टर 1 आवर, ये तो 0 आवर पे था, 0th आवर में है ना, यहां से स्टार्ट किया हमने HOUR, ठीक। उसके बाद क्या हुआ अगले में? बोलता है 9 लोग कम हो गए भाई, तो 120 में से 9 लोग कम कर लो। ये कहां पे आए? ये पहला फर्स्ट आवर के बाद ये चीज हुआ। उसके बाद क्या हुआ होगा? तो बोले उसके बाद क्या हुआ ना सर, 120 में से 9 और कम हो गया, मतलब 2 बार 9 कम हुए हैं, तो 9 × 2 लिख दिया मैंने। तो कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करेंगे। ये आ गया सेकेंड आवर में, ठीक है। थर्ड में क्या हुआ होगा? तो हम बोले कि 120 में से 3 बार 9 कम हो गया होगा, क्योंकि एक एक घंटे में ड्रॉप हो रहा है, तो ये आ गया थर्ड आवर में। अगर तुम कैलकुलेट करो ना तो इसकी वैल्यू कितनी आती होगी? 119 आती है। यहां पे अगर कैलकुलेट करो तो 102 आ जाती है, 2 ही आएगा ना, 9 2 18, और हाँ ठीक है। हाँ यहां पे माइनस करने में गलती हो गया, क्या 111 आएगा ना, 120 में से 9 गया तो 111। चलो ठीक है। अगली बार में क्या हुआ? 27 कम हो गया है, 27 कम हो गया है, मतलब 93 बचा होगा। तो यही थे, आपसे पूछा था कि पहले 1 2 3 आवर्स में कितने होंगे। अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई nth आवर में क्या हुआ, तो इसको समझना थोड़ा। nth आवर में कितने बचे होंगे लोग? तो बोले 120 में से, देखो जब मैं तीसरा घंटा बोलता हूं तो तुमने क्या किया? 9 × 3 किया। जब मैं तुमको दूसरा घंटा बोला था तो तुमने क्या किया था? 9 × 2 किया था। एक घंटा किया था तो क्या हुआ था? तो 9 × 1 किया, जो 1 आपको दिख नहीं रहा था, ये रहा। तो अगर nth आवर की बात हो रही है तो क्या बोलेंगे? 9 × n होना चाहिए कि नहीं? तो ये कितना आ जाएगा? 120 - 9n। इतने लोग आफ्टर nth आवर बचेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दूं पूरा स्टेटमेंट में कि आफ्टर n hours people left there, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 120 - 9n। क्या ये बात क्लियर है? क्या आपको ये समझ में आ गई कि कैसे जनरल टर्म हम लोग बनाते हैं? चलो ठीक है। क्या आपका भी आंसर इतना ही आया था? जिन्होंने कमेंट किया एक बार चेक कर लो भाई। गलत आया था तो कोई बात नहीं, छोड़ दो वहीं पे रहने दो कि भाई गलत आया तो कोई बात नहीं, तुम सीख रहे हो यहां से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला हुआ है कि सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दूं कि लेंथ जो है ना अपने पास 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं अपन, ठीक है। फिर क्या हुआ कि बोलता है कि फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज हाउ मच। ब्रेथ दिया हुआ है अपने को एक बार 12 सेंटीमीटर,
एक बार दिया हुआ है ब्रेथ कितना अपने को 10 सेंटीमीटर, और एक बार ब्रेथ कितना दिया हुआ है ना 8 सेंटीमीटर। ये तीनों मैंने लिख दिया। अब क्या बोलता है कि फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया। अगर मैं यहां पे एरिया निकालूं, देखो A1 बोल रहा हूं पहला वाला सिचुएशन के लिए, तो एरिया कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे 13 इंटू 12। सेकेंड सिचुएशन के लिए एरिया कितना हो जाएगा भाई, तो हम बोले 13 इंटू, क्या मैं 10 को 12 माइनस 2 लिख सकता हूं क्या? सोच के देखना, थोड़ा ऐसा लिख रहा हूं मैं, ठीक है, 10 ही लिखना था मुझे, लेकिन मैं इसको ऐसे लिखा हूं। अगर मैं थर्ड वाला एरिया को ऐसे लिखूं कि 13 इंटू, ठीक है, 12 में से क्या कम हो गया इस बार, 2 इंटू 2 कम हो गया, 4 कम हो गया, ठीक है, 12 में से क्या कम हो गया, 4 कम हो गया, ठीक है। तो ये लिख सकता हूं। अगर ये बात समझ गई ना यार, तो तुमको आसानी से समझ में आ गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखो, तुम यहां पे 8 लिखना चाहते थे ना 13 इंटू 8, तो 8 को क्या मैं 12 माइनस 4 लिख सकता हूं, मतलब 4 को भी 2 इंटू 2 लिख सकता हूं। अगर ऐसा लिख सकता हूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो अगर ये nth टर्म रहा तो क्या लिखोगे? सोचो, हम बोल रहे हैं कि देखो अगर ये पहला टर्म था, ठीक है, तो यहां पे आपने 12 लिखा, दूसरा टर्म आया तो आपने क्या लिखा है यहां पे 12 माइनस 2, 2 मतलब क्या हो गया 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 लिखा है समझो, ठीक है। दूसरा टर्म था तो 2 इंटू 1 लिखा, तीसरा टर्म था तो 2 इंटू 2 लिखा, समझो ना। ये वाला जो अगर ये A3 है, एरिया 3, तो तुम यहां पे एक कम लिखते हो। तो मैं अगर an को ऐसे लिखूं कि 13 इंटू 12 माइनस 2 इंटू n माइनस 1, तो कोई दिक्कत है क्या? सोच के बताओ तो। पक्का ये सोच लिया तुमने? देखो मैंने क्या लिखा फिर से कि 12 माइनस 2 इंटू एक कम, तो यहां पे भी मैंने लिखा है 12, ठीक है, माइनस 13 इंटू 12 माइनस 2 इंटू n में से भी एक कम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 13 इंटू यहां पे कितना आ जाएगा भाई 12 माइनस 2n और प्लस 2, ठीक है। तो यहां पे कितना आ गया 13 इंटू 14 माइनस 2n, लिख सकते हो ऐसा। अगर मैं इसको an को और ढंग से लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं कि 2 कॉमन ले लेना, ठीक है। तो 13 इंटू 2 कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बचेगा 7 माइनस n। तो 13 2 जा कितना होता है 26, 7 माइनस n, 26 इंटू 7 कर लो सॉल्व, कितना आता है 7 6 जा 42, बचा 4, तो ये 182 माइनस 26n, 182 सही है। हाँ, तो ये अपना आ गया एरिया का जनरल टर्म, ठीक है, ये है जनरल टर्म। जनरल टर्म कब फाइंड कर रहा हूं, जब उसका तुम ब्रेथ ना घटाते घटाते जा रहे हो, ठीक है, कि भाई 12 था 10 हुआ 8 हुआ, अब की बार 6 हो गया होगा, 4 हो गया होगा, है ना। तो ऐसे घटाते जाओगे तो उसका एक जनरल पैटर्न बनेगा, उसी को जनरल टर्म बोल रहा हूं मैं। बोलता है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बना लिया भाई हमने, उसी को तो an बोल रहा है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 अगर तुम पढ़ोगे ना बहुत सिंपल है, मतलब जैसे एरिया निकाले तो वैसे ही वॉल्यूम की बात करिए, इसमें लेंथ और ब्रेथ को फिक्स कर दिया और हाइट को चेंज करते जाएंगे। अगर ये तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो तो करो, वीडियो को पॉज करो यहाँ पे और खुद से सॉल्व करो और कमेंट में मेरे को बताओ कि क्या है आपका जनरल टर्म, ठीक है। और उसको फिर चीट मत करना, ठीक है, पहले यहाँ पे कमेंट करो, उसके बाद मैं चेक करूंगा कि भाई सही लिखा था कि गलत लिखा था, और कितने लोगों को मेरे बताने से समझ में आया है, ये मुझे समझ में आता है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन पढ़ो और लिखो, सॉल्व करो पेपर पे, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूं। देखो यहां पे क्या बोला हुआ है ना कि सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है दिया हुआ, ब्रेथ दिया हुआ 11 सेंटीमीटर। और बोलता है कि हाइट जो है ना वो वेरिएबल है, हाइट जो है अलग अलग है, पहले है 5, फिर अगली बार ना हाइट है कितना 9, अगली बार हाइट कितनी है 13, ऐसे चल रहा है। तो चलो अब इसका क्या बोलता है फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो पहले मैं वॉल्यूम बताऊं V1 कितना आएगा, तो हम बोलेंगे 7 इंटू 11 इंटू 5, है ना, LBH होता है ना वॉल्यूम का फॉर्मूला, लिख दूं यहां पे क्या, वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H। सेकेंड वाला वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो हम बोलेंगे 7 इंटू 11 तो फिक्स है भाई साहब, और ये जो तुम 9 लिख रहे हो ना इसको मैं लिख रहा हूं 5 प्लस 4, ठीक है, 5 प्लस 4 होता है ना 9। अगली बार देखो V3 के लिए क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि 7 इंटू 11 L इंटू B, और H की जगह पे क्या लिख रहा हूं पता है क्या, कि 5 प्लस 2 बार 4 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मतलब 2 इंटू 4 करो तो देखना ये 13 ही आता है। देखो 4 2 जा 8 और 8 और 5 कितना होता है 13, ठीक है। तो 13 को लिखने का तरीका ऐसे लिख लिया ताकि हमको जनरल टर्म बनाने में आसानी हो,
तो अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखना चाहूं तो बताओ क्या लिख सकता हूं। देखो 7 इंटू 11 तो सब जगह दिख रहा है, बट हाइट के केस में क्या है ना, जब आप V2 निकालते हो ना तो 4 इंटू तुमने 1 किया, अगर मैं V3 निकाला ना तो तुमने 4 इंटू क्या किया है, 2 किया है। मतलब मैं 3 बोलता हूं तो तुम यहां पे 2 बोलते हो, अगर मैं अगली बार 4 बोलूंगा तो तुम यहां पे 3 बोलोगे। तो मैं यहां पे अगर n लिखा हूं तो बताओ क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं 4 इंटू एन माइनस 1। एक कम लिखना होता है ना, तो 4 इंटू एन माइनस 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, सोच लो अच्छे से, आराम से रुक के सोचो कि क्या किया होगा मैंने। अगर यहां तक बात समझ में आ जाती है ना तो यहां पे ऐसे लिखो 11 इंटू 7 77, यहां पे हो गया 5 प्लस, अब यहां पे क्या आ जाएगा 4n माइनस 4। ठीक है ना, तो यहां पे कितना आ गया 5 माइनस 4 तो 1 होता है, और यहां पे क्या है 4n, यहां पे है 77। 77 से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये तो 77 हो जाएगा। तो 7 4 जा कितना हो गया 28 बचा 2, 7 4 जा 28 और 2 30, तो 308 यहां पे n आ गया। तो ये क्या आ गया, ये आ गया अपना जनरल टर्म, है ना। जनरल टर्म को क्या बोलता है कि लीनियर पैटर्न हमको बता दो, यही है हमारा लीनियर पैटर्न। ठीक है, तो चीजें ना आसान है, बट उसको ना थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा कि यार मैं कैसे कैसे बना रहा हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोला हुआ है कि सरिता जो है ना वो 500 पेजेस की एक बुक पढ़ रही है और 20 पेज वो हर दिन पढ़ती है। तो बोलता है कि बताओ 15 दिन के बाद उसके पास कितने पेजेस बचे हुए रह जाएंगे पढ़ने का। तो देख लेते हैं पहले तो देखो कि टोटल नंबर ऑफ पेजेज हैं कितने। टोटल नंबर ऑफ पेजेज हमारे पास 500 है, और हर दिन कितना पढ़ती है, तो 20 पेजेज पर डे के हिसाब से बताओ। ठीक है, उसने 15 दिन में कितना पढ़ लिया होगा, तो हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेज सी रेड कितना इन 15 डेज कितना हो गया होगा, तो 15 इंटू 20 मतलब 300 पेज तो उसने पढ़ लिए होंगे। ठीक है, और आप उसने कितने पेज उसके पास बच गए होंगे, तो बोले नंबर ऑफ पेजेज लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट कितने हो गए होंगे, तो 500 में से 300 चला गया तो कितना बचा 200। अब बोलता है कि भाई ऐसा नहीं करना है, ठीक है एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। अरे ऐसे नहीं करना, मतलब सरप्राइज मत हो, मुझे पता है कि ऐसे करके मैंने बताया, अब हम लीनियर पैटर्न बनाएंगे इसका। तो देखो क्या बोलेंगे ना कि नंबर ऑफ पेजेज लेफ्ट जो है, देखो तो तुमने ऐसे ही किया है ना कि 500 में से जितना पेज वो रेड किया वो हो गया पेजेज रेड। तो मुझे बताओ कि 500 माइनस पेज कितना रीड करेंगे, 20 पेज पर डे के हिसाब से 20 इंटू क्या करोगे, नंबर ऑफ डेज वाला एन जो है उससे माइनस कर लोगे। मतलब नंबर ऑफ पेजेज तुमने कितने रीड किए होंगे एन दिन में, तो 20 इंटू एन, है ना। और उसको लेफ्ट अगर बात करनी है कि कितने पेजेज बच गए उसको 500 में से माइनस करना पड़ेगा। तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा 500 माइनस 20n, ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ पेजेज लेफ्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर यहां तक ये बात समझ में आता है अपना एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, इसके नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज को वहां पे सॉल्व करेंगे और उसके रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इस पे मैं सारा का सारा सिलेबस यहां पे क्लास 9th का और 10th का कंप्लीट करवाने वाला हूं। सो थैंक यू वेरी मच।